dear students, I hope you all are fine. So today we are moving on the properties of normal distribution. This is our lecture number 2. We will discuss what kind of properties normal distribution obtain. So let's move to the book first. Alright, here are some properties. This is topic number 10.1.3 and this is properties of normal distribution. The following are the main properties of normal distribution or normal curve. Number 1, it's a continuous distribution. जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो रैंडम वेरिएबल इन्वॉल्व होता है वो एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है. तो इस कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का भी मतलब वही है, रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस है इसीलिए उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी कंटिन्यूस होगी. सो वो कह रहे हैं द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन दैट रेंजेस फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. इट अ रैंडम वेरिएबल दैट बिलोंग्स टू अ रियल नंबर एंड द रेंज ऑफ एक्स इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. कल भी हम लोगों ने जब इंट्रो में पढ़ा था तो हमने देखा था कि इसमें जो रैंडम वेरिएबल है वो कंटिन्यूस वेरिएबल है और उसकी जो रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है. दैट मीन्स कि आपका जो रैंडम वेरिएबल है x वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होने की वजह से, यानी कि उसकी वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है, इसीलिए वो एक रैंडम वेरिएबल है, continuous random variable. So you can see, alright, so here we have the, इसकी वैल्यूज को क्योंकि स्मॉल x से रिप्रेजेंट किया जाता है इसलिए हम ये कहेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस है जिसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है और इसी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से इसको एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है. प्रॉपर्टी नंबर 2 है टोटल प्रोबेबिलिटी. टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ आप इसको कह सकते हैं टोटल एरिया. टोटल एरिया क्या है? टोटल एरिया, सपोज ये जो नीचे आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल नज़र आ रहा है, एरिया का मतलब है कि जहाँ से x स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेके एंड तक x की मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू तक उसकी रेंज के अंदर जितनी भी प्रोबेबिलिटी है उसको उसका टोटल एरिया कहा जाता है. हमने जब डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ी थी तो उसमें डिस्कस किया था कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज शुड बी 1. ये इसकी assumptions हैं किसी भी probability distribution के. सेम केस कंटिन्यूस के केस में आता है, sum of all probabilities should be 1. तो क्योंकि कंटिन्यूस में सम नहीं होता इसलिए वो सम की जगह टोटल एरिया आ जाता है. इसकी जगह ये इसकी जगह आपके पास टोटल एरिया आ जाता है कि टोटल एरिया शुड बी 1. तो ये बेसिकली वही प्रॉपर्टी है जो डिस्क्रीट में पड़ी थी बट कंटिन्यूस होने की वजह से इसको टोटल एरिया कहा जाता है, यानी कि ऑल प्रोबेबिलिटी शुड बी 1. इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि x की रेंज अगर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है तो इस पूरी रेंज के अंदर इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी, यानी कि इस पूरी रेंज में इसकी जो प्रोबेबिलिटी है टोटल प्रोबेबिलिटी वो 1 के बराबर है. I'm sure it is clear now. Alright, so this is property number 2. This is property number 1, continuous distribution. Property number 2, total area
अंडर द कर्व नॉर्मल कर्व इज 1। पॉइंट नंबर 3 है इसका कि इट्स अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमने कल बात की थी सिमेट्रिकल कर्व की, यानी कि इसकी कर्व की बात की थी, तो हमने कहा था कि इट्स अ सिमेट्रिकल, इट्स कॉल्ड अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि इट हैज़ नॉर्मल कर्व, like it has normal curve on the left and right side of its mean, which is average। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि इसका मीन इसके सेंटर में है, इसका मीडियन भी इसके सेंटर में है और उसका मॉड भी इसके सेंटर में है। तो सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि मीन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, मीडियन एंड बराबर होता है मॉड के। इसका मीन, मीडियन और मॉड बराबर होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन, मीडियन, मॉड बराबर हो तो इसका मतलब है कि वो एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है। ओके, नेक्स्ट है मैक्सिमम ऑर्डिनेट एंड मोड। सो मोड तो आपको पता है कि वो मीन के बराबर होगा। सो ऑब्वियसली अगर आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मोड फाइंड आउट करना है और आपको सवाल में इसके पैरामीटर्स दिए गए हैं, अब पैरामीटर्स क्या हैं? पैरामीटर्स हैं म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, यानी कि मीन और वेरिएंस। आपको सवाल में दिए गए हैं, आपने मॉड निकालना है। तो आपको पता है कि मॉड, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन, मीडियन और मॉड बराबर है। तो जो उसका मॉड होगा वो बराबर होगा इसके मीन के, यानी कि म्यू के। दैट इज बेसिकली द मीन। ऑलराइट, सो अगर आपने मॉड निकालना है तो आप उसको उस मीन के बराबर होगा। आप वहाँ से पैरामीटर की वैल्यू दे के कहोगे कि मॉड इज इक्वल्स टू मीन। या मॉड निकालने का एक और फॉर्मूला भी होता है जिसको मैक्सिमम ऑर्डिनेट भी कहा जाता है। इसको ऑब्वियसली आपको पता है मॉड वो वैल्यू होती है जिस पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, तो वो मैक्सिमम ऑर्डिनेट ही होता है। कल मैंने आपको बताया था कि ऑर्डिनेट एक्स की वैल्यू को कहते हैं। तो मैक्सिमम ऑर्डिनेट का मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब जहाँ पे एक्स मैक्सिमम है उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज द मॉड। सो मॉड निकालने का अगर आपने फॉर्मूला इस्तेमाल करना है तो फॉर्मूला आपके पास यूं है, 1 over sigma under root 2 pi. This is the formula to calculate maximum ordinate. So in this property we have discussed about the mod and the maximum, or you can say the maximum ordinate. So you have two options to find mod. या तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लें या आप उसके मीन की वैल्यू के बराबर लिख लें। अगर आपको मैक्सिमम ऑर्डिनेट सवाल में निकालने के लिए दिया गया है तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें। ओके, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज प्रॉपर्टी नंबर 5, इट इज क्वार्टाइल्स एंड क्वार्टाइल डेविएशन। अब ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके हैं। अब पहले मैं आपको इनकी रिप्रेजेंटेशन बता देती हूँ। अपर ऑब्वियसली क्वार्टाइल्स जो होते हैं वो तीन होते हैं, Q1, Q2 एंड Q3। Q1 जो होता है उसको लोअर क्वार्टाइल कहा जाता है और Q3 को अपर क्वार्टाइल कहा जाता है, जो कि यही दोनों ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। Q2 जो है वो मीडियन के बराबर होता है और आपको पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन और मॉड बराबर होते हैं, इसीलिए Q2 भी बराबर होगा मीडियन के या मीन के। सो बात करते हैं Q1 एंड Q3। अगर आपने Q लोअर क्वार्टाइल या अपर क्वार्टाइल निकालना हो तो आप क्या करेंगे? अब यहाँ पे आपकी बुक में एक और छोटी सी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई है कि लोअर क्वार्टाइल को x 0.25 से रिप्रेजेंट किया गया है और कहीं पे आपको x 0.75 लिखा हुआ नजर आए। इसका मतलब है कि उसने अपर क्वार्टाइल की बात की गई है। लोअर क्वार्टाइल से पहले 25% एरिया होता है, इसलिए इसने इसको x 0.25 से रिप्रेजेंट किया है और अपर क्वार्टाइल से पहले 75% एरिया होता है, इसीलिए उसने इसको x 0.75 से रिप्रेजेंट किया है। अगर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है
और आपको कहा गया है कि लोअर क्वार्टाइल या अपर क्वार्टाइल निकालें, तो ये आपके पास फार्मूलाज हैं. दिस इज द फार्मूला टू कैलकुलेट लोअर क्वार्टाइल विच इज म्यू माइनस 0.6745 sigma. This is the formula which you will use to calculate lower quartile in normal distribution. सिर्फ normal distribution में ये formula इस्तेमाल होता है lower quartile के लिए. And this is the formula for upper quartile. The only difference is minus and plus. The difference of sign. So Q3, if you want to calculate Q3 of normal distribution, so you will use this formula mu plus 0.6745 sigma. And obviously quartile deviation की बात की जाए अगर तो which is Q3 minus Q1 divided by 2. If you have already calculated Q1 and Q3, you can easily calculate quartile deviation. So this is all about the quartiles. Next property, mean deviation. मीन डेविएशन का जनरल फार्मूला हम लोगों ने इंटरमीडिएट पार्ट 1 की बुक में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 4 में, मेजर ऑफ डिस्पर्शन में. यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलरली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं कि अगर आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन डेविएशन निकालना है तो उसका फार्मूला होता है 4/5 सिग्मा विच इज 0.7979 सिग्मा. इन दोनों में से आप जो सा मर्जी फार्मूला इस्तेमाल कर लीजिए, एक ही है. 4 को अगर 5 पे डिवाइड किया जाए तो यही वैल्यू आती है आपके पास. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीन डेविएशन इफ यू वांट टू कैलकुलेट it for a normal distribution. All right, I'm sure it is clear now. These were the basic concepts of normal distribution. Now we will talk about the moments and moment ratios. Property number 7, moments and moment ratios. So moments हम लोगों ने again पार्ट 1 की बुक में डिस्कस किए हुए हैं. हमने डिस्कस किए थे 4 मोमेंट्स, μ1, μ2, μ3 एंड μ4. बट एक्चुअल में मोमेंट्स ज़्यादा होते हैं. μ5, μ6, μ7 भी होता है. बट आपके लेवल तक 4 मोमेंट्स डिस्कस किए गए थे पार्ट 1 की बुक में. तो यहाँ पे मूवमेंट्स को मैंने रिप्रेजेंट किया है M1, M2, M3, M4, M5 एंड सो ऑन. दीज आर द मूवमेंट्स. अगर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मूवमेंट्स निकालने हैं तो आपके पास इसकी दो बेसिकली केसेस हैं. मैं इसको स्प्लिट कर रही हूँ ऑड एंड इवन में. मैं 4 मूवमेंट्स को ही डिस्कस करूँगी. तो मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ 2 केसेस में. ऑड मूवमेंट्स M1, M3, even movements M2 and M4. मैं M5 को एक्सक्लूड कर रही हूँ. ठीक है. ऑलराइट. सो पहली प्रॉपर्टी है ऑड मूवमेंट्स. आप ये ध्यान में रख लें, ऑल ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर 0. ऑड ऑर्डर जितने भी ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, वो 0 के बराबर होते हैं. यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसका M1 भी 0 होगा, उसका थर्ड मूवमेंट भी 0 होगा, उसका फिफ्थ मूवमेंट भी 0 होगा, उसका सेवेंथ मूवमेंट भी 0 होगा, एंड सो ऑन. एंड इफ वी टॉक अबाउट इवन ऑर्डर मूवमेंट्स का मतलब है M2, M4, M6, M8, M10. सो हमने सिर्फ 4 डिस्कस करने हैं. तो M2 बराबर होता है सिग्मा स्क्वायर के विच इज वेरियंस. एंड M4 बराबर होता है 3 सिग्मा रेज टू पावर 4. आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं. थ्री सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर
यानी कि सिग्मा वेरिएंस का अगेन अगर वेरिएंस ले लिया जाए तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास फोर्थ मोमेंट बन जाएगा, m4 की वैल्यू निकल आएगी। तो इसको आप डायरेक्ट लिखें तो 3 सिग्मा 4 लिखा जाता है, बट इसको आप निकालते ऐसे हैं कि वेरिएंस का सिग्मा स्क्वायर का अगेन स्क्वायर ले लें और उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास m4 आ जाता है। अब आते हैं मोमेंट रेशियोज पे। दो मोमेंट रेशियोज हमने पढ़ी हुई है पहले, बीटा 1 एंड बीटा 2। बीटा 1 का फॉर्मूला होता है m3 स्क्वायर ओवर m2 क्यूब एंड बीटा 2 का फॉर्मूला होता है m4 डिवाइडेड बाय m2 स्क्वायर। जिन स्टूडेंट्स को इन मोमेंट रेशियोज और मोमेंट्स में प्रॉब्लम हो वो आप कहीं अपनी इंटरमीडिएट की बुक दोबारा से चैप्टर नंबर 4 थोड़ा सा देख लें, ओवरव्यू ले लें उसका, तो वहाँ से आपको इजीली आइडिया हो जाएगा कि मोमेंट रेशियोज हमने कहाँ पे डिस्कस की थी। इट्स इन चैप्टर नंबर 4। ओके जी, ऊपर वाले मोमेंट्स को जहन में रखते हुए मैंने बीटा रेशियोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकाल ली है। तो m3 आपके पास है 0, ऑड ऑर्डर मोमेंट है ना, तो उसकी वैल्यू है 0। दिस इज m3 की वैल्यू है 0, ऑड ऑर्डर मोमेंट है, 0 का स्क्वायर ले लें फॉर्मूला के मुताबिक, और नीचे m2 की वैल्यू है सिग्मा स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे ऐसे ही और इसकी पावर 3 फॉर्मूले के मुताबिक। और अगर आप देखें तो आपके पास ऊपर 0 है, तो ऑब्वियसली अगर ऊपर 0 है इसका मतलब है कि आपके पास ये 0 के बराबर है, तो बीटा 1 जो है वो 0 के इक्वल होता है। 0 ओवर समथिंग इज 0। सिग्मा स्क्वायर की जो मर्जी वैल्यू है बीटा 1 हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 0 होता है। अब आते हैं बीटा 2 की तरफ। इसके अंदर भी हम वैल्यू पुट करते हैं। m4 की वैल्यू हमने देखी है, m4 की वैल्यू है ये, और m2 का स्क्वायर, व्हाट इज m2? m2 इज m2 का आपने ले लेना है स्क्वायर, ठीक है, दिस इज m2 स्क्वायर। अगर आप देखें ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी तो आपके पास बचेगा 3। सो सेकेंड मोमेंट रेशियो विच इज़ बीटा 2 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का 3 होता है। बीटा 1 की वैल्यू 0 होती है और बीटा 2 की वैल्यू 3 होती है। दिस इज ऑल अबाउट द odd order movements, even order movements and the moment ratios. I am sure it is clear to you, to everyone. Now this is the next property of normal distribution, special area under the normal curve. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा मतलब इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड हैं और हमारे पास बहुत ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। दिस इज़ द नॉर्मल कर्व एंड इस नॉर्मल कर्व का सेंटर में मीन है, मीन भी यही होगा, मीडियन भी यही होगा और मॉड भी यही होगा। अब आते हैं स्पेशल एरियाज की तरफ। अगर मैं यहाँ से सिग्मा 1 सिग्मा माइनस और प्लस करूँ, ऑब्वियसली मीन के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज होती हैं और मीन के राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। अगर मैं सिग्मा इधर से और सिग्मा इधर मतलब लेफ्ट और राइट वेरिएशन लेके उसकी प्रोबेबिलिटी निकालूँ, यानी कि मैं अगर प्रोबेबिलिटी निकालूँ म्यू माइनस सिग्मा, ओके लेट मी मेड एन इक्वेशन दैट इज, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी हो म्यू माइनस सिग्मा की माइनस सिग्मा म्यू प्लस सिग्मा, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये बराबर होती है 0.6826, यानी कि
प्लस माइनस सिग्मा के दरमियान जो एरिया होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एरिया जो है ये 68% एरिया होता है। जैसे आप देखें यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ, ये जो एरिया होता है ये 68% डाटा कवर करता है आपके पास। ये स्पेसिफाइड एरिया होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, कि म्यू प्लस माइनस सिग्मा का एरिया जो होता है वो 68.26% होता है। अब बात करें अगर 2 सिग्मा की, थोड़ा सा इसको और एक्सपैंड कर लें इस एरिया को, तो सिग्मा की जगह 2 सिग्मा कर दें तो आपके पास जो एरिया होता है वो होता है 0.9544। अगर आप इस कर्व को देखें तो इसमें 2 सिग्मा का एरिया आपके पास ये दिया गया है, तो ये तकरीबन 95% डाटा को कवर कर लेता है 2 सिग्मा में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.9544 होती है। ये कहाँ से पता चली? ये हमें इसकी प्रॉपर्टीज बताई गई है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। दीज आर द प्रॉपर्टीज। अब आते हैं 3 सिग्मा की तरफ, तो ये तकरीबन आपके पास 99.73 एरिया कवर करती है और इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0.9973। आप इसकी एरिया देखें ना, 3 सिग्मा, ये देखें 3 सिग्मा का एरिया देखें, 99.73% डेटा ये पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। 3 सिग्मा, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, ओके, म्यू में से अगर हम माइनस और प्लस करें तो ये जो एरिया होता है इसकी प्रोबेबिलिटी 0.9973 होती है। तो आपके पास ये तीनों के तीनों एरियाज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी में स्पेसिफाई कर दिए गए हैं। अब आपके पास एक और यहाँ पे छोटी सी चीज बतानी है मैंने आपको, दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ से नॉर्मल कर्व में डिक्लाइन आना शुरू होता है, यानी कि वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे ये कर्व जो है वो डाउनवर्ड जाना शुरू होती है। तो ये जो ये सिग्मा प्लस माइनस सिग्मा वाला पॉइंट है, चलिए मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो प्लस माइनस सिग्मा वाला पॉइंट होता है इसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहा जाता है। ओके, ये जिसके अंदर 68.26% एरिया है, प्लस माइनस ना इसको कहा जाता है ना इसको कहा जाता है, सिर्फ ये जो प्लस माइनस सिग्मा वाला पॉइंट है इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन in normal distribution are mu plus minus sigma. Mu plus minus sigma. These are the, ये जो दो पॉइंट्स होते हैं जहाँ से नॉर्मल कर्व डिक्लाइन होना शुरू होता है, ये जो ये पॉइंट्स होते हैं इनको कहा जाता है पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो अब मैंने ये सारी प्रॉपर्टीज कोशिश किया है कि कवर कर दी है, आप लोग इसको ओवरव्यू कर लें एक दफ़ा फिर से। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें जो रैंडम वेरिएबल होता है वो कंटिन्यूस होता है, इसलिए इसको कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। इसका टोटल एरिया 1 के बराबर होता है। ये एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मीन, मीडियन और मॉड बराबर होते हैं। मैक्सिमम मॉडिनेट का मतलब होता है मॉड। अगर आपने मॉड निकालना है या तो आप उसको म्यू के इक्वल लिख लें, अगर म्यू नहीं गिवन तो फिर आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लें और आपके पास मॉड आ जाएगा। उसके बाद है, अगर हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वार्टाइल्स निकालने हैं तो Q1 निकालने का फॉर्मूला ये है और Q3 निकालने का फॉर्मूला ये है, और क्वार्टाइल डेविएशन आप ऑब्वियसली Q1 और Q3 को यूज़ करते हुए निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है 4/5 सिग्मा। नेक्स्ट है मूवमेंट रेशियोज। मूवमेंट रेशियोज में मैंने मूवमेंट्स एंड मूवमेंट रेशियोज में मैंने पहले डिस्कस किए थे ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स। ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के 0 होते हैं। इवन ऑर्डर मूवमेंट्स में m2 बराबर होता है सिग्मा स्क्वायर के और m4 बराबर होता है 3 सिग्मा स्क्वायर की पावर 2।
और इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए मैंने ये कंक्लूड किया था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो बीटा रेशियोज होती हैं, फर्स्ट बीटा रेशियो बीटा 1 वो 0 के बराबर होती है, और सेकंड बीटा रेशियो बीटा 2 विच इक्वल्स टू 3। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बीटा रेशियोज 0 और 3 के बराबर होती हैं। उसके बाद मैंने डिस्कस किया था स्पेशल एरियाज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अपनी पूरे कर्व को 3 पार्ट्स में स्प्लिट करती है, म्यू प्लस माइनस सिग्मा, म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा और म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा। आप ग्राफ के जरिए देख सकते हैं, इस टेबल के इस फिगर के जरिए म्यू प्लस माइनस सिग्मा जो है वो तकरीबन कर्व का 68% डाटा कवर करता है। म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा तकरीबन कर्व का 95% एरिया कवर करता है, और प्लस माइनस 3 सिग्मा जो आपके पास है वो आपके पास आपके कर्व का तकरीबन 99% डाटा कवर करता है। और इनमें से जो ये जो पहला पार्ट है म्यू प्लस माइनस सिग्मा जहाँ से नॉर्मल कर्व डिक्लाइनिंग की फॉर्म में गया था, वो जो पॉइंट है उसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहा जाता है, जिसके अंदर 68% एरिया होता है। Alright, I'm sure it is clear to you all. For any queries आप नीचे कमेंट्स में मुझे मेंशन कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। और आप अगर अपनी बुक देखें, टेक्स्ट बुक, उसमें आपके पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ हैं दैट इज़ ऑन पेज नंबर 2। सो यहाँ से आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि ये तकरीबन सारी प्रॉपर्टीज़ कवर कर लूँ, और जो मेजर प्रॉपर्टीज़ थी वो मैंने डिस्कस कर ली हैं। कोई प्रॉपर्टीज़ आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ से देख लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।